नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत से जुड़े एक अहम और थोड़े पेचीदा मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जी। सवाल यह है कि 29 जुलाई 2011 मतलब इस तारीख से पहले नियुक्त हुए हजारों सरकारी शिक्षकों को आज भी टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? हाँ। ये वो शिक्षक हैं जो सालों से पढ़ा रहे हैं। हाँ, देखिए ये स्थिति थोड़ी असामान्य जरूर लगती है। देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई तो 2009 में आया जी, और उसके बाद गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए टीईटी को अनिवार्य किया गया, ये तो ठीक है। हाँ। लेकिन यहाँ मुद्दा उन शिक्षकों का है जिनकी नियुक्ति इस नई व्यवस्था के लागू होने की एक खास कटौस तारीख 29 जुलाई 2011 से पहले हुई थी। अच्छा। और हाल ही में ये मामला फिर गरमाया जब उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी सैकड़ों शिक्षकों के साथ चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह से मिले। और ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा है। अच्छा, तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही इसी पूरे मामले को समझना है। जी। हम देखेंगे कि इन शिक्षकों की मांग क्या है, उनके तर्क क्या हैं और सांसद की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई और इस मुद्दे का भविष्य क्या हो सकता है। बिल्कुल। हमारे पास जो भी जानकारी है हम उसके आधार पर इस विषय की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो फिर मुद्दे के केंद्र में आते हैं। शिक्षकों की मांग आखिर है क्या? हाँ, तो जैसा आपने बताया, ये मांग उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ उठा रहा है, जिसके जिला अध्यक्ष आनंद सिंह हैं। जी। उनके नेतृत्व में और उनके साथ वो सैकड़ों शिक्षक हैं जो सीधे तौर पर मतलब इस नियम से प्रभावित हो रहे हैं। और मांग बहुत सीधी है जहां तक मैं समझी हूँ। 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त हुए सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा देने से पूरी तरह छूट मिलनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई अगर मगर नहीं, पूरी छूट। सही कहा, पूरी छूट। और उन्होंने इस छूट को हासिल करने के लिए 2 रास्ते भी सुझाए हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। क्या रास्ते हैं वो? पहला, वे चाहते हैं कि सरकार या फिर न्यायालय इस मामले में एक पुनर्विचार याचिका मतलब रिव्यू पिटीशन दायर करे। शायद किसी पुराने फैसले या नियम पर दोबारा विचार करने के लिए। अच्छा, और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता थोड़ा ज्यादा बड़ा है और नीतिगत बदलाव वाला। मतलब संसद के जरिए? जी हाँ, वो है संसद के जरिए आरटीई अधिनियम यानी शिक्षा का अधिकार कानून में ही संशोधन कर दिया जाए। ओहो। ताकि इन शिक्षकों को कानूनी तौर पर ही टीईटी से छूट मिल जाए। ये दिखाता है कि शिक्षक इस मुद्दे का एक स्थायी परमानेंट समाधान चाहते हैं। ये ज्ञापन उन्होंने सौंपा कहाँ था? क्या इसके बारे में कोई खास जानकारी है? जी, जानकारी के मुताबिक ये ज्ञापन चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह को उनके आवास पर सौंपा गया। अच्छा। कुछ स्रोतों में बारहसी के अर्दली बाजार स्थित उनके कैंप कार्यालय या टैगो टाउन स्थित आवास का भी जिक्र है। प्रमुख बात यह है कि ज्ञापन सीधे सांसद को दिया गया। और सबसे अहम सवाल, इस मांग का आधार क्या है? शिक्षक ये छूट क्यों मांग रहे हैं? मतलब उनका तर्क क्या है? उनका तर्क बुनियादी तौर पर नियुक्ति की शर्तों से जुड़ा है। उनका कहना है कि जब उनकी भर्ती हुई थी उस समय राज्य सरकार द्वारा जो भी न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित थीं, जी, वे उन सभी योग्यताओं को पूरा करते थे। जी। उनकी नियुक्ति उस समय के भर्ती नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही हुई थी। अच्छा। उनका कहना है कि बाद में आए नियम को उन पर पूर्वव्यापी प्रभाव से मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करना ठीक नहीं है। यानी उनका कहना है कि खेल के नियम बीच में नहीं मतलब बदले जाने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। खासकर जब वे पहले ही मैदान में उतर चुके थे और क्या कहते हैं, उस समय के नियमों के तहत ही चुने गए थे। बिल्कुल, यही उनकी मूल भावना है। वे तर्क दे रहे हैं कि वर्षों की सेवा के बाद अब उनसे एक नई पात्रता परीक्षा पास करने को कहना, जो उनकी नियुक्ति के समय मौजूद ही नहीं थी, ये एक तरह से अन्यायपूर्ण है। अच्छा, अब आते हैं सांसद वीरेंद्र सिंह की प्रतिक्रिया पर। जब इतने सारे शिक्षक उनसे मिलने पहुंचे, ज्ञापन दिया, तो उनका क्या रुख रहा, क्या कहा उन्होंने? देखिए, उपलब्ध जानकारी के अनुसार सांसद ने इस मुद्दे को काफी गंभीरता से लिया। अच्छा। उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन स्वीकार किया, बल्कि उन्होंने शिक्षकों की बातों से सहमति भी जताई। जी, उन्होंने माना कि 2011 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए, वे उस समय की निर्धारित सभी न्यूनतम योग्यताओं को पूरा करके ही सेवा में आए थे। उन्होंने सिर्फ सहमति ही नहीं जताई, बल्कि एक बहुत दिलचस्प तुलना भी की, जो शायद इस मुद्दे को आम लोगों को समझाने में मदद कर सकती है। हाँ, वो तुलना काफी चर्चा में रही। सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इन पुराने स्थापित शिक्षकों से अब टेट परीक्षा दिलवाना कुछ वैसा ही है
जैसे किसी ऐसे छात्र से आज नीट की परीक्षा देने को कहा जाए जिसने सालों पहले CPMT पास करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया हो। ओहो, CPMT बनाम नीट। जी, CPMT यानी कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट जो पहले होती थी, और नीट वो परीक्षा है जो अब होती है। ये वाकई एक शक्तिशाली उपमा है। ये सीधे तौर पर बदलती हुई योग्यता परीक्षाओं और पहले से व्यवस्था में मौजूद लोगों पर उसके असर को रेखांकित करती है। बिल्कुल। क्या सांसद ने सिर्फ बात ही की या कोई ठोस कदम भी उठाया? नहीं, उन्होंने तत्काल कार्रवाई भी की। जानकारी के मुताबिक उन्होंने मुलाकात के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री को इस पूरे मुद्दे से अवगत कराते हुए एक पत्र लिखा। अच्छा, तुरंत पत्र लिखा। जी, ये दिखाता है कि उन्होंने मामले की तात्कालिकता को समझा। और भविष्य के लिए भी कोई आश्वासन दिया उन्होंने? शिक्षकों को ये भरोसा दिलाया है कि जैसे ही संसद का अगला सत्र शुरू होगा, वो इस मुद्दे को सदन के पटल पर रखेंगे। यानी राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का इरादा? जी हाँ, यानी वो इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का इरादा रखते हैं। ये आश्वासन शिक्षकों के लिए काफी मायने रखता होगा, क्योंकि ये उनके संघर्ष को एक बड़ी राजनीतिक आवाज दे सकता है। ये तो हुई सांसद की प्रतिक्रिया, लेकिन शिक्षकों के अपने तर्कों में एक और पहलू भी है जो सीधे क्लासरूम से जुड़ा है ना? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षकों का कहना है कि अगर उन पर लगातार परीक्षाओं और अपनी योग्यता साबित करने का दबाव बना रहेगा, तो वे मानसिक रूप से स्थिर और निश्चिंत होकर बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? सही बात है। उनका ध्यान अपनी नौकरी बचाने और नई शर्तों को पूरा करने में लगा रहेगा, तो फिर शिक्षण की गुणवत्ता पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। ये एक व्यावहारिक चिंता है। बिल्कुल। शिक्षक का प्राथमिक काम पढ़ाना है। जी। ये उसकी नौकरी न चली जाए या उसे कोई नई परीक्षा पास करनी है तो शायद वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ना कर पाए। निश्चित रूप से उनका मूल तर्क बार बार यही उभर कर सामने आता है, हम नियुक्ति के समय योग्य थे, हमने वर्षों तक सेवा दी है, अब हमें इस नई अनिवार्यता से मुक्त किया जाए ताकि हम अपना पूरा ध्यान शिक्षण कार्य पर लगा सकें। ये तर्क भावनात्मक भी है और व्यवस्थागत भी। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। मान लीजिए सरकार या न्यायालय उनकी पुनर्विचार याचिका पर सहमत नहीं होते, हाँ, या संसद में RTE एक्ट में संशोधन नहीं हो पाता, तो फिर क्या होगा? क्या शिक्षक संघ ने आगे की कोई रणनीति बनाई है? हाँ, इस पर शिक्षक संघ का रुख बिल्कुल साफ है। उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी है। चेतावनी? जी, कि अगर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और कोई समाधान नहीं निकला, तो वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इसे हल्के में न लिया जाए। तो क्या कदम उठाने की योजना है? मतलब क्या करेंगे वो? योजना बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की है। अच्छा। शिक्षक संघ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक संगठन इस मुद्दे पर एकजुट होंगे और जरूरत पड़ी तो दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। दिल्ली में? जी हाँ, ये सिर्फ एक स्थानीय विरोध नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन की बात हो रही है। दिल्ली में कहाँ प्रदर्शन करने की बात कही गई है? क्या कुछ बताया है? 2 प्रमुख स्थानों का जिक्र किया गया है, जंतर मंतर। हाँ, जंतर मंतर तो है ही। और रामलीला मैदान। रामलीला मैदान? जी, ये दोनों ही जगहें राष्ट्रीय स्तर के विरोध प्रदर्शनों के लिए जानी जाती हैं। रामलीला मैदान में तो बहुत बड़े पैमाने पर भीड़ जुट सकती है। इन जगहों का नाम लेना ही अपने आप में ये संकेत देता है कि शिक्षक इस मुद्दे को लेकर कितने गंभीर हैं और वे सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहे हैं। ये स्थिति तो काफी तनावपूर्ण हो सकती है। अगर हजारों शिक्षक दिल्ली कूच करते हैं तो ये एक बड़ी खबर बनेगी और सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा। बिल्कुल, और इस तरह के आंदोलन का शिक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। स्कूलों का कामकाज बाधित हो सकता है। हाँ, वो तो है ही। ये स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं ये हमें उपलब्ध स्रोतों जैसे समाचार लेख और शिक्षक संघ की तरफ से आई जानकारियों पर आधारित है। जी हाँ। हमारा उद्देश्य इस पूरे मामले के विभिन्न पहलुओं को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। हम यहाँ कोई फैसला नहीं सुना रहे कि शिक्षकों को छूट मिलनी चाहिए या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं। शिक्षकों की मांग ये है, उनके तर्क ये हैं, सांसद ने ये प्रतिक्रिया दी है, और अगर समाधान नहीं निकलता है तो ये संभावित परिणाम हो सकते हैं। मूल प्रश्न जैसा कि इस स्रोतों में भी उठाया गया है वही बना हुआ है। क्या 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET से छूट दी जानी चाहिए, या फिर गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए उन्हें भी ये परीक्षा देनी चाहिए? ये एक जटिल प्रश्न है जिसके दोनों पक्षों में तर्क हो सकते हैं। हालांकि ये भी कहना होगा कि स्रोतों में मुख्य रूप से शिक्षकों का पक्ष और उनकी मांगे ही उजागर हुई हैं। हाँ, ये बात सही है। सरकार या शिक्षा विभाग का आधिकारिक पक्ष
या इसके पीछे का विस्तृत तर्क कि क्यों सभी के लिए टीईटी जरूरी है, वो इन उपलब्ध स्रोतों में विस्तार से नहीं दिया गया है। हमें ये ध्यान में रखना होगा। सही कहा। एक संतुलित तस्वीर के लिए वो पक्ष जानना भी जरूरी होता, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है वो प्रमुख रूप से शिक्षकों के संघर्ष और उनकी मांगों पर केंद्रित है। तो चलिए अब तक जो हमने चर्चा की उसके मुख्य बिंदुओं को एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। जी। एला, उत्तर प्रदेश में 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त हुए शिक्षक टेट परीक्षा से छूट की मांग कर रहे हैं। दूसरा, उनका मुख्य तर्क ये है कि उनकी नियुक्ति उस समय के निर्धारित नियमों और योग्यताओं के आधार पर हुई थी जिन्हें वो पूरा करते थे, इसलिए बाद में आए नियम उन पर लागू नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। तीसरा, चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह ने न केवल उनकी मांग का समर्थन किया है बल्कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर और संसद में मुद्दा उठाने का आश्वासन देकर इसे राजनीतिक पटल पर भी लाने का वादा किया है। हाँ, और उनकी वो सीपीएमटी बनाम नीट वाली उपमा भी काफी महत्वपूर्ण रही। हाँ, वो भी। और चौथा, शिक्षक संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि पुनर्विचार याचिका या आरटी एक्ट में संशोधन के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो ये तो हुई इस खास मुद्दे की बात, लेकिन क्या ये स्थिति हमें किसी बड़े या ज्यादा बुनियादी सवाल की ओर भी ले जाती है? क्या इसके कुछ व्यापक निहितार्थ हैं? मतलब लार्जर पिक्चर क्या है? निश्चित तौर पर देखिए, ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश के कुछ हजार शिक्षकों का नहीं है। ये हमें इस बुनियादी चुनौती पर सोचने को मजबूर करता है कि जब भी किसी व्यवस्था में, खासकर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में, मानक बदलते हैं, नई नीतियां या योग्यताएं लागू होती हैं, हाँ, तो उनका समायोजन पहले से कार्यरत कर्मचारियों के साथ कैसे किया जाए। ये एक क्लासिक द्वंद्व है, व्यवस्थागत सुधार और मानवीय पहलू के बीच संतुलन साधने का। और क्या ये सिर्फ योग्यता की बात है या इसमें अनुभव का भी कोई महत्व है? क्योंकि शिक्षक तो ये भी कह सकते हैं कि भाई इतने सालों का हमारा अनुभव क्या किसी परीक्षा से कम है? बिल्कुल, ये भी एक अहम पहलू है जो अक्सर ऐसी बहसों में उठता है। अनुभव बनाम मानकीकृत परीक्षा। नई नीतियां अक्सर मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन पर जोर देती हैं ताकि एक न्यूनतम गुणवत्ता स्तर सुनिश्चित हो सके। सही है। दूसरी तरफ वर्षों का अनुभव अपने आप में एक बड़ी योग्यता होती है जिसका मूल्यांकन शायद कोई अकेली परीक्षा न कर पाए। ये तय करना कि किस पर कितना वजन दिया जाए, ये नीति निर्माताओं के लिए हमेशा एक जटिल काम होता है। और अगर ये टकराव बढ़ता है, जैसा कि आंदोलन की चेतावनी से लग रहा है, तो इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? क्या ये सिर्फ शिक्षकों और सरकार के बीच की बात रह जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये टकराव बढ़ता है, स्कूलों में हड़ताल होती है या शिक्षक मानसिक दबाव में रहते हैं, तो इसका सीधा और सबसे गहरा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा। ओ हाँ, बच्चे। शिक्षा सत्र बाधित हो सकता है, पढ़ाई का माहौल खराब हो सकता है। आखिरकार किसी भी शिक्षा नीति या शिक्षक संबंधी नियम का अंतिम उद्देश्य तो बच्चों की बेहतर शिक्षा ही होना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये टकराव उस उद्देश्य को ही नुकसान पहुंचाने लगे तो ये सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। तो ये मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक या कानूनी नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा शैक्षिक और सामाजिक आयाम भी है। जी हाँ। ये सोचना महत्वपूर्ण है कि इस तरह के मुद्दों का समाधान कैसे निकाला जाए जो सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य हो और शिक्षा के मूल लक्ष्य को भी पूरा करे। बिल्कुल। और देखिए, ये स्थिति एक अवसर भी हो सकती है कि हम इस बात पर विचार करें कि भविष्य में जब भी शैक्षिक मानकों में बदलाव हो, हाँ, तो पहले से कार्यरत शिक्षकों के लिए संक्रमण मतलब ट्रांजिशन की प्रक्रिया कैसी हो? क्या उनके लिए अलग तरह के प्रोफेशनल डेवलपमेंट कार्यक्रम हो सकते हैं या अनुभव को ज्यादा वेटेज दिया जा सकता है? कुछ रचनात्मक समाधान। जी, ऐसे समाधान खोजने होंगे जो व्यवस्था को भी बेहतर बनाए और मानवीय चिंताओं का भी ध्यान रखें। ये सिर्फ एक परीक्षा से छूट का मामला नहीं, बल्कि बदलते समय के साथ हमारी शिक्षा व्यवस्था को कैसे अनुकूलित किया जाए, इस बड़े सवाल का एक हिस्सा है। सही कहा। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा उत्तर प्रदेश के उन शिक्षकों के बारे में जो 2011 से पहले नियुक्त हुए थे और अब टेट से छूट की मांग कर रहे हैं। जी। हमने उनकी मांगों, तर्कों, उन्हें मिले समर्थन और संभावित भविष्य के कदमों पर गौर किया। उम्मीद है कि इस मुद्दे के विभिन्न आयामों को समझने में मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसकी गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।